नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की इस कड़ी में आज जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टेलीविजन इतिहास के खास कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपने इस कार्यक्रम को देखा भी हो। वैसे ना तो हम किसी रियलिटी शो की बात कर रहे हैं और ना ही किसी प्योर कमर्शियल प्रोग्राम की। दरअसल हम बात कर रहे हैं टेलीविजन इतिहास में 10 नवंबर 1969 से प्रसारित होने वाले एक ऐसे शो के बारे में जिसने दुनिया भर के बच्चों का दिल जीत लिया। हम किसी और के नहीं बल्कि जॉन गान्स-कोनी व लॉयड मॉरिसेट द्वारा शुरू किए गए एजुकेशनल मपेट शो सेसमी स्ट्रीट पर चर्चा कर रहे हैं। मपेट्स एक तरह से फनी पपेट होते हैं जो जानवरों व इंसानों के रूप में पेश किए जाते हैं। It's the Muppet Show with our special guest star, Mr. John Cleese. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to get things started. Well, they'll never get this started. It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, Muppetational. This is what we call the Muppet Show. पता है संदीप, इस प्रोग्राम का मकसद ही इसे इतना खास बनाने में मदद करता है। बच्चों के बीच चर्चा में रहने वाले विषयों को बड़ी ही सहजता से मपेट्स के जरिए प्रदर्शित करना वाकई काबिले तारीफ है। हाँ बबीता, यही वजह है कि सेसमी स्ट्रीट ने किसी और चिल्ड्रन शो की तुलना में अब तक सबसे ज्यादा पुरस्कार भी हासिल किए हैं, जिनमें 8 ग्रैमी अवार्ड्स और 153 एमी अवार्ड शामिल हैं। मपेट्स के रूप में अलग अलग जानवरों की नोकझोंक बच्चों को उनके विषय के साथ जोड़ने में मदद करती है। ये पहला ऐसा शो रहा है जिसने एजुकेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने विषय का चयन किया और फिर उसे बच्चों की ही भाषा में उन तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए ही कार्यक्रम निर्माताओं ने इसके लिए द चिल्ड्रंस टेलीविजन वर्कशॉप यानी CTW नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। और सबसे खास बात तो ये है कि सेसमी स्ट्रीट को शुरुआत में सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान से चलाया जा रहा था, लेकिन आज गैर सरकारी संस्थानों आदि से मिलने वाले सपोर्ट ने इस शो को आत्मनिर्भर बना दिया है। वर्ष 1996 में हुए एक सर्वेक्षण के आधार पर ही ये बात सामने आई थी कि अमेरिका में 3 साल से कम उम्र के करीब 95% बच्चे सेसमी स्ट्रीट को देखना पसंद करते हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही भारत में भी इसके हिंदी रूपांतरण का प्रसारण शुरू किया गया और हिंदी में इसका नाम हो गया था गली गली सिम सिम। गली गली सिम सिम का प्रीमियर रखा गया नई दिल्ली में 15 अगस्त 2006 को और तब से लेकर अब तक इसके 5 सीजन्स प्रसारित भी किए जा चुके हैं। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। इस शो में भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति और विविधता के दर्शन होते हैं और बच्चे इसे जानने की इच्छुक भी नजर आते हैं। वैसे हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं।
ऐसे में हिंदी का चुनाव कहीं न कहीं राष्ट्रभाषा के लिए हमारे सम्मान को भी दर्शाता है। आने वाले समय में इसे दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू भी किया जा सकता है। तो ठीक है संदीप, अगर तुम्हारी भाषा में कोई पपेट शो शुरू करना हो तो कैसे शुरू कर सकते हैं? मैं भी सोच के बताता हूँ। चलो, जब तक तुम सोचते हो तब तक हम आज की पर्सनैलिटीज को लोगों के सामने लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि सेसमी स्ट्रीट नाम का ये शो जो बरसों से बच्चों के दिलों में छाया रहा है, आगे भी यूं ही चलता रहेगा। मुझे पता है कि आने वाले कल में विश्व कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना सेब का पेड़ लगा रहा हूँ। ये क्या था संदीप? ये था विचार हमारी पहली शख्सियत का, जिन्हें ईसाई धर्म के इतिहास में प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है, और यहाँ तक पहुँचने की इनकी यात्रा कई कठिन रास्तों के बाद पूरी हुई थी। 16वीं सदी की महान हस्तियों में से एक मार्टिन लूथर इतिहास का वो नाम है जिन्होंने पहली बार रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ नियमों को चुनौती दी, और फिर उनके अनुयायियों ने भी प्रोटेस्टेंट ट्रेडिशन को मानना शुरू कर दिया। ये रोम विरोधी परंपरा होती है, जो ये लोग ईसाई धर्म को सत्य की कसौटी मानते हैं। वैसे बबीता, अपने दोस्तों को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम आज ही के दिन वर्ष 1483 को जर्मनी में जन्मे मार्टिन लूथर की बात कर रहे हैं, न कि अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए आवाज उठाने वाले शख्स मार्टिन लूथर किंग की। इसीलिए आप दोनों शख्सों के एक जैसे नामों से कंफ्यूज ना हो। मार्टिन लूथर के पिता माइनिंग का काम करते थे और उन्हें पता था कि ये बेहद ही कठिन व थका देने वाला काम है, इसीलिए वो अपने बेटे को एक वकील बनाना चाहते थे। पिता की इच्छा का मान रखते हुए मार्टिन ने अपनी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जारी रखा, और तभी वर्ष 1505 में कुछ ऐसा हुआ जिससे लूथर को अपना लक्ष्य बदलना पड़ा, या यूं कह लें कि खुद ही उनके हालात इस तरह के हो गए। हुआ यूं कि मार्टिन एक भयानक तूफान में फंस गए, और जब उन्हें अपने जीवन पर संकट मंडराता दिखा तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर आज आप मेरी रक्षा करते हैं तो मैं भी संत बनकर मानवता व आपकी सेवा करूंगा। बस इतना ही कहना था कि सब कुछ शांत हो गया। माहौल देखकर तो ऐसा लगा कि नियति खुद ही चाहती थी कि लूथर समाज और देश को सही मार्ग दिखाएं। सच संदीप, वैसे संत बनने का उनका इरादा पहले से ही था, लेकिन बस अब उस इरादे को निभाने की वजह मिल गई थी। हालांकि उनके माँ बाप इस फैसले से खुश नहीं थे, फिर भी लूथर ने अपना वादा निभाने का वचन दिया। संत यानी मंक बनने के बाद मार्टिन के शुरुआती दिन काफी उलझनों भरे रहे। तभी एक दिशा निर्देशक ने उनसे सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। 27 वर्ष की उम्र में ही मार्टिन को एक चर्च सम्मेलन के सिलसिले में रोम जाना पड़ा, और वहां उन्होंने रोम के पुजारियों द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रष्टाचार व अमानवीय घटनाओं को देखा, जो उनके दिल से कभी निकल ही नहीं सकी। सम्मेलन खत्म हुआ और मार्टिन जर्मनी लौटे। इसके बाद इन्होंने अपने धार्मिक ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहां से डॉक्टरेट पूरा किया। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मा की शांति यानी स्पिरिचुअल सैल्वेशन के लिए धर्म की गुलामी करना सही नहीं है, क्योंकि शांति आपके विश्वास से पैदा होती है, न कि गुलामी से। 31 अक्टूबर 1517 को उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ अपना पहला कदम उठाया। इन्होंने 95 पन्नों की अपनी थीसिस को हथियार बनाकर सामने रखा, जो कि लोगों की आस्था पर गहरे आघात के रूप में सामने आई। He wrote very well. In fact, he wrote very wittily. In fact, he wrote very rudely. And many people found themselves, fascinated by this man who would use such crude language when arguing with the Pope and with the Church. मार्टिन ने 2 ही हफ्ते में इसकी कई कॉपियां बनवाकर पूरे जर्मनी में और फिर 2 महीने के भीतर पूरे यूरोप में इनका प्रचार प्रसार कर दिया। लूथर पर इस 95 पन्नों की थीसिस को वापस लेने का जोर डाला गया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि यदि आप मुझे गलत साबित कर दो तो ही मैं ऐसा करूंगा, वरना मरते दम तक ये कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि कौन करता है ऐसा। दोस्तों, वो लोग वाकई विरले होते हैं जो समाज और जनसेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। 5 मई 1521 में
कैथोलिक काउंसिल ने लूथर के लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही उन्हें कन्विक्टेड हेरेटिक यानी धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया। The Pope should stand up like the stinking sinner he is. If Rome is not a brothel above all brothels one can imagine, then I do not know what brothel means. He's very, very savvy. He's grown up from a very young age amongst books and writing and bookishness. And he's terrifically good at instinctively sensing what will work for whom. There is such a swarm of vermin yonder in Rome that there was nothing like it in Babylon. The Pope should restrain himself and get his fingers out of the pie. उनके दोस्तों ने उन्हें छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन मार्टिन भला कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इसी दौरान न्यू टेस्टामेंट को जर्मन में अनुवादित करके लोगों के बीच रखा, जिसके जरिए लोग भगवान के और करीब आ गए। गिरफ्तार होने के डर के बावजूद लूथर ने एक नए चर्च की स्थापना के अलावा अपने साथ कई लोगों और जर्मन राजघरानों को जोड़ने में सफलता हासिल कर ली। वर्ष 1533 से जीवन के आखिरी समय तक लूथर ने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी अथवा धर्मशास्त्र के डीन के तौर पर धर्म की सेवा की और फिर 18 फरवरी 1546 को 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। He is an incredible writer. He uses earthy, ordinary language. He's just fun to read out loud. He's sarcastic. He's witty. He's profound. He is a great comforter. If you get attacked by Luther, you're just, torn up one side and down the other. आज मार्टिन लूथर का शरीर बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन धर्म को सच्चाई के साथ जोड़ने वाली आत्मा हमेशा लोगों के साथ ही है। धर्म व सत्य के इस उपासक को हमारी पूरी टीम की ओर से उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि। अरे क्या संदीप, तुम अचानक कहाँ खो गए? सब खैरियत तो है ना? शायद नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जिस प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को आसान बनाने में मदद की है, उसी ने कुछ ऐसे विनाशकारी आविष्कार भी तैयार कर दिए जो आज हमारे रक्षक तो कम दुश्मन ज्यादा बन गए हैं, नहीं? बात तो वाकई चिंता की है, लेकिन हम आविष्कार को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि इसे बनाने वाले कभी ये सोचकर काम नहीं करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। वो सिर्फ अपने ज्ञान से देश व विश्व की रक्षा करना चाहते हैं। AK-47, जिसका पूरा नाम अवतोमात कलाशनिकोव है, एक ऐसा हथियार है जो विश्व में आज भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे बनाने वाले मिखाइल कलाशनिकोव का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कलाशनिकोव को इतिहास के विश्व प्रसिद्ध हथियार निर्माताओं में शुमार किया जाता है। खुद कलाशनिकोव का मानना है कि उन्होंने अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए इसे बनाया था, और अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक गलियारों में स्वार्थ के लिए किया जा रहा है तो इसमें भला उनका क्या दोष है? कलाशनिकोव ने अपने जीवन में बहुत से हथियारों का आविष्कार किया, लेकिन उनमें से AK-47 राइफल एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ रशिया बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। It's such an icon. It's probably the most recognizable firearm in use around the world. That's the only decent consumer product the Soviet Union ever turned out, except maybe for vodka. The AK is not fussy. You could give it to somebody who'd never fired a gun before, give them 10 minutes instruction on it. That's it. Sorted. कलाशनिकोव का जन्म आज ही के दिन 1919 में रशिया के रहने वाले एक कृषक परिवार में हुआ था। वैसे बात अगर इनके शुरुआती दिनों की करें संदीप, तो कलाशनिकोव एक कवि बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन वर्ष 1938 में मिलिट्री में शामिल होने के बाद ये सपना एक सपना बनकर ही रह गया। मिलिट्री सर्विस के दौरान कलाशनिकोव ने कई टैंक यूनिट्स की कमान संभाली और टैंक की क्षमता बढ़ाने से जुड़े बहुत से आविष्कार भी किए। इसी बीच 1941 में वो घायल हुए और पहुंच गए अस्पताल के बेड पर। यही वो जगह थी जहां से इन्होंने एक ऑटोमेटिक राइफल का डिजाइन सोचना शुरू किया था। कलाशनिकोव ने एक वेपन डिजाइन कॉन्टेस्ट जीता और फिर 1947 तक AK-47 राइफल के रूप में अपने डिजाइन को दुनिया के सामने पेश कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक उनके द्वारा तैयार की गई AK-47 एक ऐसा हथियार साबित हुआ जिसका इस्तेमाल और साफ सफाई बिल्कुल आसान थे।
The moment you equip one country, one tribe, one group with an AK-47, you give them an ability to influence events that would hitherto have been absolutely impossible. रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक ये किसी भी माहौल में काम कर सकने में सक्षम थी। शुरुआत में इसे ऑटोमेटिक कलाशनिकोव के नाम से जाना जाता था और आरंभ में ही इसके करीब 100 मिलियन पीस बनाकर तैयार किए गए। कलाशनिकोव को आज भी रूस की राष्ट्रीय विरासत के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2004 में उनके सम्मान में इज़ेव्स्क नाम के रशियन टाउन में एक संग्रहालय बनाया गया। ये वही जगह थी जहां रहकर कलाशनिकोव ने अपने डिजाइन तैयार किए और उन्हें प्रोडक्ट के रूप में तब्दील कर दिया था। Kalashnikov's genius really was that AK-47 is cheap, it's simple and it works. It sort of bridges the gap between the rifle and the submachine gun. They have a very distinctive sound when they're fired. And if one of these is being fired in the street, the local people, they will not necessarily realize that it's being fired perhaps by British or American special forces. आज सभी देश के रक्षा विभागों में कलाशनिकोव के आविष्कारों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इस महान शख्स की आत्मा को तब हर बार तकलीफ पहुंचती है जब उनका ये आविष्कार आतंकवादियों व समाज विरोधी तत्वों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कलाशनिकोव की जयंती पर आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही सभी से ये अपील भी करते हैं कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए हथियारों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका निर्माण देश की सुरक्षा के लिए किया गया है, न कि हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए। अपने दुश्मन को देने के लिए आपके पास सबसे बेहतर चीज होती है माफी। दोस्त को देने के लिए सहनशीलता, बच्चे को देने के लिए कुछ अलग अच्छे उदाहरण, माँ को देने के लिए कोई गर्व करने का मौका और अपने खुद के लिए दूसरों के द्वारा मिलने वाला सम्मान। ओहो, अरे बबीता, ये तो 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक फ्रांसिस मेटलैंड बेल्फोर के शब्द है ना? हाँ संदीप, सही पहचाना तुमने। बेल्फोर को मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी अथवा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। इन्होंने वर्टिब्रेट्स यानी ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है के बीच एक अनोखा संबंध स्थापित किया था। इन्होंने अपने इस शोध के बारे में पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में लिखा भी है। उनके द्वारा किए गए कार्यों से किडनी और स्पाइनल नर्वस सिस्टम से जुड़े दूसरे अंगों के विकास में भी मदद मिली है। बेल्फोर का जन्म आज ही के दिन 1851 में हुआ था। मानव विकास को जानने में इनकी रुचि बचपन से ही थी और इसीलिए हमेशा वो चीजों व मनुष्यों के आपसी संबंधों के बारे में बात करते ही नजर आते थे। बेल्फोर एक प्रतिभाशाली मार्फोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित प्रकृतिवादी भी थे। मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके तहत जीवों की रचना और उनके अंगों की बनावट के आधार पर उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। 1870 व 1880 के दशक में ब्रिटिश मॉर्फोलॉजिस्ट बेल्फोर ने हमारे पूर्वजों के अलग अलग समूहों के बीच के आपसी संबंधों पर रोशनी डालने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सोच को अपनाया था। इस बात में कोई संदेह नहीं है संदीप कि बेल्फोर के कार्य चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर आधारित थे, पर अपने शोध कार्यों की शुरुआत करने के करीब एक ही दशक बाद बेल्फोर का जीवन संकट में पड़ गया और फिर ब्रिटेन से उसका प्रतिभाशाली एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। बेल्फोर एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके संबंध राजनीतिक स्तर पर भी काफी अच्छे थे। यही वजह थी कि उनके माँ बाप ने उन्हें कई बार इस तरह के काम करने के लिए मना भी किया था। लेकिन एक वैज्ञानिक मन कहाँ लोगों की बातें सुनकर रुकता है, वो तो अपनी ही धुन में थे। एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर बेल्फोर ने महान दार्शनिक माइकल फॉस्टर के सानिध्य में काम किया और चिक एम्ब्रियोस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपनी स्टडी के आधार पर बेल्फोर ने एम्ब्रियोलॉजी पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनकी प्रशंसा डार्विन, हैक्सले फॉस्टर जैसे सभी बड़े व प्रतिष्ठित जीव वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। वर्ष 1874 में बेल्फोर ने शार्क और डॉगफिश के भ्रूण का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए नेपाल की यात्रा की और फिर यहाँ दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के बारे में एक बेहतर अध्ययन प्रस्तुत किया।
इनके शोध कार्य जीव विज्ञान और जीवों की संरचना को समझने में मील का पत्थर साबित हो रहे थे और इसीलिए मात्र 27 साल की उम्र में ही वर्ष 1878 में इन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। पर कहते हैं ना संदीप कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और आपकी रफ्तार मौत के आगे तो शून्य हो जाती है। 18 जुलाई 1882 का दिन शायद इनके भविष्य पर भी सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आया। सभी के मना करने के बावजूद एल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे खतरनाक चोटी माउंट ब्लांक पर जाने के इनके फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए एक महान वैज्ञानिक को हमसे दूर कर दिया। उनकी विद्वता किसी से छिपी नहीं थी। खुद चार्ल्स डार्विन ने बेल्फोर को इंग्लिश कुवियर कह के संबोधित किया और हेक्सले ने कहा था कि बेल्फोर ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो मेरे कामों को अकेले आगे बढ़ाने की काबिलियत रखते थे। उनकी मौत को विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़े नुकसान के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन शायद हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जब बेल्फोर जैसे लोग अपने ज्ञान के दम पर हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड बेल्फोर को उनकी जयंती पर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वैसे दोस्तों, अब हम जिनके बारे में आपको बता रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसका निस्वार्थ प्रेम ही उसके पूरे जीवन की पूंजी है। हाँ बबीता, और इसकी खासियत ये है कि इतना प्रेम तो शायद एक इंसान दूसरे इंसान से भी नहीं करता होगा जितना कि 4 पैरों वाला ये जानवर अपने मालिक से करता था। प्रेम और विश्वास की ये बात सुनकर आप सभी को ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम एक कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम हमारे लिए अनजान भी हो सकता है, जबकि जापान में तो इसे बच्चा बच्चा जानता है। प्रेम की मिसाल बने इस जानवर का नाम था हाचिको। इसका जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। हाचिको की कहानी मालिक और कुत्ते के बीच की वफादारी, प्रेम और विश्वास के अटूट बंधन को बयां करती है। जनवरी 1924 में इसे जापान की इंपीरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उएनो अपने घर लेकर आए थे। उस वक्त अकिता प्रजाति का ये पपी मात्र 2 महीने का था। दरअसल अकितास बड़े आकार के कुत्ते होते हैं और ये बहुत ही वफादार भी होते हैं, लेकिन हर किसी के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। हाचिको जब बड़ा हुआ तब इसका वजन 90 पाउंड तक हो गया था। ये हर सुबह अपने मालिक को शिबुया स्टेशन छोड़ने जाता और शाम होते ही उन्हें लेने के लिए फिर से स्टेशन पहुंच जाता था। और पता है आपको कि उनकी ये दोस्ती स्टेशन में आने जाने वाले लोगों से भी छिपी नहीं थी, सभी उनकी मिसाल देते थे। 21 मई 1925 का दिन मालिक और उनके वफादार हाचिको के लिए रोज जैसा नहीं था। उस दिन हाचिको तो अपने टाइम से स्टेशन पर डॉक्टर उएनो को लेने पहुंचा, लेकिन उस दिन के बाद से हाचिको का ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। दरअसल डॉक्टर उएनो की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी और अब उनकी आत्मा चाहकर भी हाचिको का साथ नहीं पा सकती थी। बस यहीं से ये जोड़ी टूट गई और हाचिको अकेला हो गया। हर रोज शाम के 6 बजते ही हाचिको स्टेशन पहुंचता और हर बार निराश लौटता। उसका ये इंतजार अगले 10 सालों तक यूं ही चलता रहा। साल, ये वक्त कम नहीं था, लेकिन हाचिको की उम्मीद उसकी आखिरी सांस तक पहले जैसी ही रही। आसपास के लोग उसे अच्छे से जानते थे, इसीलिए खाना भी दे दिया करते थे। स्किन प्रॉब्लम हो जाने की वजह से जब उसे तकलीफ हुई तो उसका इलाज भी करवाया गया। और वो पल बहुत ही खास था दोस्तों, क्योंकि खुद हाचिको भी इसके उद्घाटन के मौके पर वहां मौजूद था। दूर दूर से लोग और बच्चे उसे देखने के लिए आए थे। धीरे धीरे हाचिको पूरे जापान में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। मार्च 1935 ही वो वक्त था जब हाचिको का इंतजार खत्म हुआ और उसे अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। आमतौर पर ये नजारा तो बड़े बड़े लोगों के अंतिम संस्कार के वक्त ही देखा जाता है। आज भी हर साल शिबुया स्टेशन पर उसकी याद में एक समारोह का आयोजन किया जाता है
और ये स्थान अभी भी एक खूबसूरत मीटिंग प्लेस बना हुआ है। वर्ष 1932 में डॉक्टर उएनो के एक स्टूडेंट ने हाचिको की लाइफ को जाना व समझा और फिर अकिता प्रजाति के कुत्तों पर एक रिसर्च भी की, जिसमें ये लिखा था कि अब जापान में इस प्रजाति के सिर्फ 30 ही कुत्ते हैं, जिनमें से एक हाचिको भी है। वर्ष 1994 में जापान की निप्पॉन कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग ने हाचिको की आवाज को कई हिस्सों में टूटे हुए एक पुराने रिकॉर्ड से प्राप्त करने में सफलता हासिल की और फिर हाचिको की मौत के 59 वर्षों बाद 28 मई 1994 को इस आवाज को रेडियो से प्रसारित किया गया। और तुम मानोगी बबीता, लाखों लोगों की तादाद में श्रोताओं ने अपने बाकी कामों को रोककर इसे सुना था। वाकई संदीप, इस प्रेम कहानी को सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई बेजुबान भी इतिहास में इतनी मजबूत जगह बना सकता है। और अब बबीता और संदीप को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,